आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे डिजिटल जीवन की रीढ़ है, लेकिन ज्यादातर अदृश्य रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्स हैं जो इस विषय को बिल्कुल जीरो से समझाते हैं। मतलब ये किसी टेक्निकल कोर्स के नोट्स की तरह हैं जो हमें इसकी ABC से लेकर इसकी बनावट, सर्विसेज और बिग डेटा जैसी बड़ी चीजों से इसके कनेक्शन तक ले जाएंगे। तो हमारा मिशन इन जटिल टेक्निकल आइडियाज को आसान बनाना है। लेकिन हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने खुद के सर्वर रखने के कंट्रोल को छोड़कर किराए की कंप्यूटिंग पावर पर भरोसा करने के एक फैसले ने दुनिया बदल दी। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम क्लाउड कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जाहिर है आसमान वाले बादल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान भाषा में कहें तो क्लाउड किसी और का कंप्यूटर है, या थोड़ा और सही कहूं तो दुनिया भर में फैले हजारों लाखों सर्वरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे आप इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इन सर्वरों पर मौजूद सर्विसेज जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर को किराए पर लेना। तो ये उस पुराने तरीके से कैसे अलग है जब कंपनियां अपने ही ऑफिस के बेसमेंट में एक बड़ा सा सर्वर रूम बनाया करती थी? अरे जमीन आसमान का फर्क है। वो था ऑन प्रेमाइसेस मॉडल। उसमें सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। महंगे सर्वर खरीदो, उन्हें ठंडा रखने के लिए एसी लगाओ, उनकी देखभाल के लिए एक पूरी आईटी टीम रखो, और अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो और सर्वर खरीदो। बहुत सिरदर्द वाला काम लगता है। हाँ, जबकि क्लाउड एक पे एज यू गो मॉडल है। ये बिजली के बिल जैसा है। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उतना ही बिल देते हैं। आपको अपना पावर प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है ना? Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर या गूगल क्लाउड जैसे वेंडर ये सब आपके लिए मैनेज करते हैं। अच्छा, तो ये क्यों वाला सवाल तो साफ हो गया। इससे पैसे और सिरदर्द दोनों बचते हैं। सोर्सेज में इसके कई और फायदे भी गिनाए गए हैं, जैसे डेटा का बैकअप और रिस्टोर करना आसान हो जाता है। हाँ, और टीमों के लिए साथ मिलकर काम करना मतलब कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाता है। आप सोचिए गूगल डॉक्स पर एक ही फाइल पर 10 लोग एक साथ कैसे काम कर पाते हैं। क्योंकि वो फाइल किसी एक के कंप्यूटर पर नहीं है। एग्जैक्टली, वो क्लाउड पर है। यही कोलैबोरेशन की ताकत है। और जाहिर है एक्सेसिबिलिटी। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर सकते हैं, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। मुझे एक चीज हमेशा खटकती है, सुरक्षा। क्या अपना सारा जरूरी डेटा किसी और कंपनी को सौंप देना सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। एक तरफ AWS या गूगल जैसी कंपनियों के पास सुरक्षा के लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और सिस्टम होते हैं जो शायद कोई छोटी कंपनी कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ आप अपना डेटा किसी तीसरे पक्ष को दे रहे हैं। हाँ, तो एक रिस्क तो हमेशा रहता है। और मुझे लगता है एक और बड़ा रिस्क है जिसका जिक्र सोर्सेज में है, वेंडर लॉक इन। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार जब आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर, मान लीजिए AWS, पर अपना पूरा सिस्टम बना लेते हैं, तो वहां से किसी दूसरे प्रोवाइडर जैसे एज़्योर पर जाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। क्योंकि हर किसी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप एक तरह से उनकी इकोसिस्टम में बंध जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपना पूरा घर आइकिया के फर्नीचर से सजा लिया, और अब अगर मुझे कुछ बदलना है तो मुझे आइकिया से ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि बाकी कुछ फिट ही नहीं होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और हाँ, एक और बुनियादी शर्त है, अच्छा इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट बंद, तो आपके लिए क्लाउड पर रखा आपका पूरा ऑफिस बंद। बिल्कुल। ठीक है। तो क्लाउड का मतलब है किसी और के कंप्यूटर किराए पर लेना। लेकिन क्या ये सभी किराए के घर एक जैसे होते हैं? मुझे लगता है यहीं पर पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट आता होगा, है ना? बिल्कुल, ये तीनों अलग अलग जरूरतों के लिए बने हैं। पब्लिक क्लाउड एक बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई लोगों के साथ शेयर होता है। ये सस्ता है, और आप जब चाहें अपना स्पेस बढ़ा या घटा सकते हैं। मतलब ये बहुत स्केलेबल है। AWS, गूगल क्लाउड इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स और नई कंपनियां यहीं से शुरू करती हैं। और प्राइवेट क्लाउड इसका ठीक उल्टा होगा, मतलब एक अपना बंगला। एकदम सही। प्राइवेट क्लाउड किसी एक संगठन के लिए होता है। ये ज्यादा महंगा है, लेकिन इसमें सुरक्षा और कंट्रोल पूरा आपका होता है। जैसे कोई बैंक या कोई सरकारी एजेंसी जिन्हें अपने संवेदनशील डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहिए, वे प्राइवेट क्लाउड चुनते हैं। तो फिर हाइब्रिड क्या है? क्या ये ऐसा है कि आप अपना बंगला भी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर भी ले लेते हैं? बिल्कुल, यही
हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट का मिश्रण है। कंपनियां अपने सबसे ज़रूरी और संवेदनशील काम प्राइवेट क्लाउड पर रखती हैं और बाकी कामों के लिए जहां ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला अप्रोच है। चलिए अब सेवाओं की बात करते हैं। सोर्सेज में एक पिरामिड है जो 3 नाम दिखाता है, IaaS, PaaS और SaaS। ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक आसान एनोलॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा खाना है। आपके पास 3 ऑप्शन है। ओके। पहला, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें आपको एक बना बनाया किचन किराए पर मिलता है जिसमें अवन, गैस, पानी सब कुछ है। लेकिन पिज़्ज़ा का बेस, सॉस, टॉपिंग्स आपको खुद लानी है और पिज़्ज़ा भी खुद ही बनाना है। अच्छा। यानी आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सब आपको खुद मैनेज करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी ये आईटी एडमिन्स के लिए है जिन्हें हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें आपको पिज़्ज़ा बेस और सॉस भी दुकान से ही मिल जाता है। आपको बस अपनी पसंदीदा टॉपिंग्स डालकर उसे ओवन में पकाना है। मतलब कम मेहनत। हाँ, ये डेवलपर्स के लिए है। क्लाउड प्रोवाइडर उन्हें एक प्लेटफॉर्म जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस देता है जिस पर वे सीधे अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। उन्हें नीचे की इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करने की जरूरत नहीं। और तीसरा, जो हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, SaaS। हाँ, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तीसरा ऑप्शन है, जहां आप बस रेस्टोरेंट में जाकर बना बनाया पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। आपको कुछ नहीं करना। जीमेल, नेटफ्लिक्स, ऑफिस 365 ये सब SaaS है। आप बस एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और SaaS ही वो क्रांति है जिसने सॉफ्टवेयर को सबके लिए इतना आसान बना दिया। पहले किसी कंपनी को CRM सॉफ्टवेयर चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब कोई भी छोटा स्टार्टअप सेल्सफोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर वही पावरफुल टूल इस्तेमाल कर सकता है। इसने तो पूरी इंडस्ट्री का खेल ही बदल दिया है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पे एज यू गो मॉडल ने इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ये कमाल की बात है। तो हमारे पास स्टोरेज कहीं है, प्रोसेसिंग कहीं और हो रही है और सॉफ्टवेयर की सर्विस कोई और दे रहा है। ये सब चीजें आपस में बिना किसी गड़बड़ी के बात कैसे करती हैं? ये तो एक जादुई ऑर्केस्ट्रा जैसा लगता है। इस जादू के पीछे का कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर। क्लाउड आर्किटेक्चर के 2 मुख्य हिस्से हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो है जो आप देखती हैं, आपका वेब ब्राउजर या मोबाइल ऐप। और बैक एंड वो पूरा विशाल सिस्टम है जो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है, एप्लीकेशन, सर्वर, डेटाबेस सब कुछ। और इन दोनों को जोड़ता है इंटरनेट। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में क्लाउड के विकास का एक चार्ट है। ये सफर 1950 के दशक से शुरू होता है और मेन फ्रेम, ग्रिड कंप्यूटिंग से होते हुए वर्चुअलाइजेशन और वेब 2.0 के बाद 2007 से असली क्लाउड कंप्यूटिंग तक पहुंचता है। इसमें ये जो वर्चुअलाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा मोड़ लगता है। ये क्या भला है? वर्चुअलाइजेशन ही वो सीक्रेट सॉस है जिसके बिना क्लाउड मुमकिन नहीं था। इसका मतलब है किसी चीज का वर्चुअल यानी आभासी संस्करण बनाना। ये एक ही बहुत पावरफुल फिजिकल सर्वर को सॉफ्टवेयर के जरिए कई छोटे छोटे वर्चुअल सर्वरों में बांटने की तकनीक है। अच्छा। हर वर्चुअल सर्वर ऐसे काम करता है जैसे वो एक अलग मशीन हो। इसी की वजह से एक ही हार्डवेयर को हजारों ग्राहक एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं और लागत इतनी कम हो जाती है। अच्छा, तो एक असली मशीन कई मशीनों का नकाब ओढ़ लेती है। हाँ, और ये अलग-अलग सेवाएं जो शायद अलग-अलग वर्चुअल मशीनों पर चल रही हैं, वे आपस में कैसे जुड़ती हैं? ये सभी सेवाएं आपस में एक स्टैंडर्ड भाषा में बात करती हैं, जिन्हें हम APIs कहते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो की ईंटों की तरह समझिए। आजकल डेवलपर्स को हर चीज खुद नहीं बनानी पड़ती। अगर उन्हें अपनी ऐप में पेमेंट की सुविधा चाहिए, तो वो स्ट्राइप की पेमेंट API इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैप्स चाहिए, तो गूगल मैप्स की API। अच्छा, तो बस प्लग इन प्ले जैसा है। हाँ, एक तरह से। इसी वजह से आज नई नई ऐप्स इतनी तेजी से बन पाती हैं। ओके, तो क्लाउड ने हमें लगभग अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज दे दिया है। मुझे लगता है इसीलिए इसका जिक्र हमेशा बिग डेटा के साथ होता है। हमारे सोर्सेज में एक टेक्नोलॉजी का नाम बार-बार आता है, हैडूप। हैडूप, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच? ये एक बहुत जरूरी कनेक्शन है। बिग डेटा का मतलब है इतना ज्यादा डेटा कि उसे एक सिंगल कंप्यूटर पर प्रोसेस करना नामुमकिन है। सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को ये जानना है कि दिवाली के समय लोग क्या खरीद रहे हैं रियल टाइम में। उनके पास करोड़ों यूजर्स का क्लिक डेटा है। यहीं पर अपाचे हडूप जैसा फ्रेमवर्क काम आता है।
तो ये पारंपरिक तरीकों की किन चुनौतियों का समाधान करता है? ये दो मुख्य चुनौतियों का समाधान करता है। पहला, एक जगह पर स्टोरेज की सीमा। हडूप डेटा को हजारों मशीनों में बांटकर स्टोर करता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कहते हैं। दूसरा, एक-एक करके काम करने की धीमी रफ्तार, जिसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। हडूप पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, मतलब डेटा के अलग-अलग हिस्सों पर एक साथ कई मशीनें काम करती हैं। ये टीम वर्क जैसा है। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? सोर्सेज में 3 नाम हैं, HDFS, MapReduce और YARN। हाँ, ये इसकी कोर टीम है। पहला है HDFS, मतलब Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये इसका स्टोरेज मैनेजर है। ये बड़ी-बड़ी फाइलों को 128 MB जैसे छोटे-छोटे ब्लॉक्स में तोड़ता है और फिर हर ब्लॉक की कई कॉपियां अलग-अलग मशीनों पर रख देता है। ताकि अगर एक मशीन खराब भी हो जाए तो डेटा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और दूसरा है MapReduce, जो इसका प्रोसेसिंग मॉडल है। इसे कैसे समझें? सोर्सेज में दिया गया शब्द गणना यानी वर्ड काउंट का उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको 10,000 पन्नों की एक किताब में हर शब्द को गिनना है। अकेले करने में सालों लग जाएंगे। मैप स्टेज में आप किताब के 100-100 पन्ने 1000 लोगों में बांट देंगे और सबसे कहेंगे कि वे सिर्फ अपने हिस्से के शब्द गिने। यह है पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर रिड्यूस स्टेज में आप उन 1000 लोगों से उनके नतीजे लेकर उन सबको जोड़ देंगे और फाइनल टोटल निकाल लेंगे। मैप रिड्यूस ठीक इसी तरह से बड़े डेटा पर काम करता है। बहुत बढ़िया। और तीसरा हिस्सा है यान। यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। इसे क्लस्टर का ट्रैफिक पुलिस या रिसोर्स मैनेजर समझिए। इसका काम बस ये देखना है कि किस काम को कितनी सीपीयू पावर और मेमोरी चाहिए और ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ बिना किसी जाम के स्मूथली चलता रहे। तो इसके फायदे साफ हैं, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, फॉल्ट टॉलरेंट है और सस्ता है। लेकिन ये हर मर्ज की दवा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये छोटे डेटा के लिए बहुत इनएफिशिएंट है। अगर आपके पास कुछ जीबी डेटा है तो हडूप का इस्तेमाल करना एक छोटी सी कील ठोकने के लिए बहुत बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करने जैसा होगा और इसे मैनेज करना भी काफी जटिल हो सकता है। तो आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ज़बरदस्त यात्रा की है। हमने इसकी बुनियादी परिभाषा से शुरुआत की और समझा कि यह कैसे ऑन प्रेमाइसेस से अलग है। फिर हमने इसके प्रकार पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और सर्विस मॉडल IaaS, PaaS, SaaS को देखा। हमने यह भी समझा कि वर्चुअलाइजेशन और API जैसी टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे कैसे काम करती हैं। और आखिर में देखा कि क्लाउड हैडूप जैसे टूल्स के जरिए बिग डेटा प्रोसेसिंग को कैसे संभव बनाता है। इसका मूल सार यही है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक बनने के बजाय जरूरत के हिसाब से किराए पर सेवाएं लेना। इसी एक बदलाव ने नेटफ्लिक्स जैसे दिग्गजों को दुनिया भर में स्केल करने और छोटे-छोटे स्टार्टअप्स को बिना भारी निवेश के अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने की ताकत दी है। ये सब उसी एक ट्रेड ऑफ पर आधारित है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, कंट्रोल छोड़कर स्पीड और स्केल पाना। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूँगी। सोर्सेज में वेंडर लॉक इन और सुरक्षा पर बहुत बात हुई है। जैसे जैसे हमारा डिजिटल जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर जा रहा है, असली चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसके आसपास शासन और विश्वास के मॉडल बनाने की है। हम क्लाउड की अपार शक्ति और सुविधा को अपने डेटा पर नियंत्रण, सुरक्षा और भविष्य में प्रोवाइडर्स के बीच स्विच करने की स्वतंत्रता के साथ कैसे संतुलित करेंगे। डिजिटल संप्रभुता का यह सवाल शायद क्लाउड की कहानी का अगला सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी अध्याय होगा।